नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री थर्ड ईयर आर्ट्स 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बड़ा रोचक है, लेकिन उसके पृष्ठभूमि को मैंने आपको बताया था कि और अब आज हम बात कर रहे हैं उसके मुख्य कारणों पर। सीधे तौर पर कारणों की बात करूं मैं तो एक समझने की दृष्टि से उपखंड को समझे कारणों की, लेकिन उससे पहले मोटे तौर पर तार्किक रूप से समझने की है। कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे, कुछ प्रशासनिक कारण रहे होंगे, कुछ धार्मिक कारण रहे होंगे, कुछ आर्थिक कारण रहे होंगे, कुछ सैनिक कारण रहे होंगे और कुछ ऐसे कारण भी होंगे जिनकी वजह से तुरंत स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति शुरू हो गई। अब इनके पास सीधा सीधा राजनीतिक कारणों की बात करें तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी का मैंने आपको पहले ही बताया था कि साम्राज्यवादी नीति थी और उसने गोद प्रथा को निषेध कर दिया, कुप्रशासन का आरोप लगाया, वित्तीय संकट का आरोप लगाया और साथ ही साथ जो उनके खास मित्र थे उन्हीं के उन्होंने, जिसमें अवध भी कहा जाता है, उनको उन्होंने साम्राज्य हड़पने की कोशिश की। सतारा को करने के लिए मराठों को हड़पने की कोशिश की। कर्नाटक में तंजौर के शासकों की उपाधियां में पेंशन बंद कर दी गई और इसी प्रकार से जो झांसी की रानी थी उसके गोद प्रथा का निषेध कर दिया गया। तो मुगल सम्राट जो थे उसके जो सबसे कमजोर पुत्र था कोयास, उसको उत्तराधिकारी बनाया और बाकी सारे पुत्रों को मुगल सम्राट के बहादुर शाह जफर के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, जो कि उस समय बहादुर शाह जफर के साथ में लोगों की बहुत सहानुभूति थी। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे जो 1757 से लेकर 1857 तक हुए थे। उसके बाद में कोई प्रशासनिक कारणों की बात करें तो प्रशासन में स्पष्ट रूप से भेदभाव की नीति थी। 1833 का चार्टर यदि हम देखें तो उसमें यद्यपि भारत को रंगभेद की नीति को समाप्त कर जो है ये कहा गया था कि कंपनी में अपनी सेवाएं दीजिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता था। अंग्रेजों की विधि प्रणाली या न्याय प्रणाली कुछ ऐसी हो गई थी धीरे धीरे विभिन्न एक्ट के द्वारा कि भारतीयों को न्याय मिलना बहुत मुश्किल होता था। और यदि किसी अंग्रेज अधिकारी पर या अंग्रेज पर उस पर कंपनी पर है तो भारत को किसी भी संबंध में न्याय नहीं होगा। बंबई के इमाम कमीशन की इस समय मैं जिक्र करना चाहूंगा। इमाम कमीशन लगभग 20,000 जो जागीर भूमि का अपहरण किया। बैटिक ने तो माफी तक, जो भूमि माफ की गई थी, जो कर मुक्त की गई थी और माफ कर दिया गया था कि इस बार अकाल हुआ है या महामारी हुई है और उपज नहीं हो पाई है, उन माफी जीवों को वो भी अंग्रेजी संपत्तियों में हड़प कर लिया था। इस पर कुलीन वर्गों को अपनी संपत्ति में उनसे भी हाथ जोड़ना पड़ा था, सामंतों को भी हाथ जोड़ना पड़ा था। और तो थोड़ा किसानों की दशा सुधारने के नाम पर स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महलवाड़ी बहुत सुधार किए गए, लेकिन इन सबका अध्ययन करें और हमको मालूम है तो हर बार जो है दुगना दुगले लगान का सामना करना पड़ रहा था। अधिकारी वर्ग और भारतीय कर्मचारी को पूरी तरह, अधिकारी वर्ग जो था ब्रिटेन का, जो कंपनी के अधिकारी थे, वो भारतीय कर्मचारी को बिल्कुल पृथक रखते थे और उनकी नीतियां या उनके जो स्पष्ट भेदभाव की नीति थी। तो ये कुछ एक राजनीति प्रशासनिक मनोवैज्ञानिक कारण थे। उच्च पद पर प्रमोशन नहीं हो सकता था, आप में कितनी कुशलता हो। चीफ पद, मुख्य पद उनके पास खुद के पास रहता था। कुछ सामाजिक, ये प्रशासनिक कारण थे। कुछ सामाजिक कारण भी सामने आते हैं, जैसे सामाजिक नियमों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया स्पष्ट रूप से और भारतीय सभ्यता को और भारतीय संस्कृति को नुकसान उसके करीब। यहीं पर उन्होंने जो है व्यक्तिवाद का बीजारोपण किया भारतीयों के प्रति कि भाई आप जो सामूहिक रूप से रहते हो या समूह में रहते हो या संगठन में रहते हो वो आप बिल्कुल व्यर्थ है और अपना धर्म, अपनी जो ये सामाजिक आपका है ताना बाना, इसको समाप्त करो, व्यक्तिगत रूप से आओ। व्यक्तिगत रूप से आने का कारण ये था कि वे आसानी से किसी भी व्यक्ति को मैनिपुलेट कर लेते थे, किसी भी व्यक्ति की क्षमता को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार बना सकते थे। सामाजिक दृष्टि से भारतीयों के प्रति व्यवहार उनका बहुत ज्यादा अपमानजनक था। आगरा के मजिस्ट्रेट
कि भारतीय के लिए कठोर व्यवस्था करके उसको मतलब बड़ा कर दिया था। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो प्रशासन सुधार किए, रेल, डाक, तार, तो रेलों में तो प्रथम श्रेणी में चाहे भारतीय कितना ही सक्षम हो उसको बैठने का अधिकार भी नहीं था। और आप हम जानते हैं, हम देखते भी हैं, बचपन से पढ़ते भी आए हैं विभिन्न तत्कालीन ग्रंथों में, बाद वाले ग्रंथों में, कि ट्रेन पर या बसों में या होटलों में या क्लबों में ये लिखा हुआ रहता था कि कुत्तों और भारतीयों के लिए ये वर्जित है। यद्यपि मैं ये बड़ी तुच्छ सेंटेंस है, लेकिन चूंकि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैं इस वाक्य को आपके सामने वाचन कर रहा हूं। तो इस प्रकार का जो घृणित वातावरण उन्होंने पैदा किया, सुधारों के नाम पर सभ्यता और संस्कृति की दुर्दशा कर दी एक प्रकार से। और जो भारतीय पुरातन व्यक्ति थे, जिसे रूढ़िवादी शब्द तो नहीं कहे, उन्होंने रूढ़िवादी शब्द कहा, जो संस्कृति के रक्षक थे, परिवार के मुखिया थे, उन्होंने इसको सुना सीधा सीधा चुनौती माना। इसलिए उनके मन में भी द्वेष की और भावना की पैदा हो गई। अब ले चलता हूं मैं आपको धीरे धीरे धार्मिक कारणों पे। 1831 के चार्टर में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की 1871 के चार्टर में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। ब्रिटिश संसद ने बोलते हुए मैगलेस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब ब्रिटिश संसद का या वेस्ट इंडिया कंपनी का काम एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी उत्तर से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर उत्तर तक ईसाई धर्म प्रचार करना मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अविलंबी देश में समस्त भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए, यानी जो भी ईस्ट इंडिया का काम कर रहा है, ब्रिटिश अधिकारी और यहाँ कर्मचारी जो भारत में उसका नैतिक करते हुए रहता है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बाइबल की शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई थी स्कूलों में, और खुले रूप से हिंदुओं के अवतारों और पैगंबरों को एक तरीके से गालियां दी जाती थी उनको कुकर्मी कहा जाता था। इस कार्य के लिए पादरी लेफ्टिनेंट भी नियुक्त किए गए थे और मिशनरी कर्नल नियुक्त किए थे भारतीयों को। उनका काम मिशन पादरी लेफ्टिनेंट और मिशनरी जो कर्नल थे, उनका काम केवल भारतीयों को ईसाई बनाना था। सरकारी स्कूलों में मैंने जैसे बताया आपको कि बाइबल की शिक्षा थी, फलस्वरूप ईसाई स्कूलों में पढ़े भारतीय विद्यार्थी भारतीय धर्म की खुला आलोचना करने के, क्योंकि शैक्षणिक वातावरण ऐसा हो गया, मानवीय वातावरण ऐसा हो गया, सामाजिक वातावरण ऐसा हो गया उनका, तो उनके धीरे धीरे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने लगा। बेरोजगारी, अकाल पीड़ितों, विधवाओं तथा बच्चों को बलपूर्वक आवश्यक ईसाई बनाने लगा। और यहाँ तक भी पैतृक संपत्ति को अगर माफ किया जाए या पैतृक संपत्ति को मुक्त किया जाए तो आप ईसाई धर्म अपना लो, आपका राजस्व माफ किया जाए तो बैटिंग, ये व्यवस्था लॉर्ड बैटिंग से चालू हुई और कैनिंग तक भी, ये लॉर्ड कैनिंग तक यानी 1758 तक ये व्यवस्था ऐसी की ऐसी ही चालू रही। जिन अपराधियों को कारावास की सजा होती थी वे अपने साथ में जो खान पान का पात्र पहले अनुमति थी वो पात्र नहीं ले सकते थे। और जो अपराधी है जो किसी भी कारण से जेल में बंद हैं तो वो अपना जो खान पात्र ले जाते थे उनको उन खान पात्रों को रोक के जेल अपना खान पात्र देते थे। यदि वे शाकाहारी है तो उनको मांसाहारी उपयोग किया हुआ खान पात्र देने लगे। इस प्रकार उन्होंने छोटी छोटी चीजों का, और आगे चल के हम देखते हैं कि कारतूस की घटना भी बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये जो कुछ मूल कारण थे कि मैंने इसमें 3 टुकड़ों में लिया है। मैंने पहले आपको आज राजनीतिक प्रशासनिक कारणों की बात की है और धार्मिक कारणों की बात की है और सामाजिक कारणों की बात की है, और कल हम इस पे बात करेंगे आर्थिक, सैनिक और तात्कालिक कारणों में। तो यानी खंड और उपखंड में विभाजित करें तो मैंने 6 खंडों में विभाजित किया है मुख्य मुख्य कारणों में। और 1858 का जो स्वतंत्रता हुआ उसका तात्कालिक कारण पड़ेंगे। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और शिक्षाओं के माध्यम से, सामाजिक भेदभाव के माध्यम से और धार्मिक भेदभाव के माध्यम से, राजनीतिक पक्षपात के माध्यम से, सामाजिक पक्षपात के माध्यम से, राजनीतिक दंड लगाकर, इन सब के व्यवस्था के कारण 1857 की क्रांति में ये पूरा भारत स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा था। और अगर आज हम आर्थिक कारणों की बात करते हैं इसमें, तो जिन भारतीयों को शोषण किया हुआ बढ़कर बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त जो 1765 से लेकर आगे तक का चला, जिसमें हम बार बार देखते हैं कि मुक्त व्यापार नीति में इंग्लैंड का निर्मित माल अधिक मात्रा में भारत आने लगा, भारत से कच्चा माल बढ़ के जाने लगा, तो कम कीमत पर कच्चे माल लेने लगे और अधिक कीमत पर निर्मित माल लेकर भारत को लेने लगे। इससे भारतीयों में निर्दयता बढ़ी, भारत का धन की बाहर की ओर जाने लगा। भारत को 1813 के एक्ट में ब्रिटेन के निजी व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर दिया था। किसानों के कल्याण के नाम पर जो भू व्यवस्था रखी गई थी वो ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखी थी। कोई भी व्यवस्था हो, किसानों को प्रत्येक क्षण हानि का उठाना ही पड़ता था, किंतु भूमि सीमित थी, उपजाऊ भूमि सीमित थी, कृषि योग्य भूमि सीमित थी, इसलिए बार बार प्रयोग से उस सीमाओं उस
कृषि को भी नुकसान उठाना हो रहा था। और इसी प्रकार से हम भूमि सुधार व्यवस्था में या भूमि के आवरण की बात करके देखें तो किसान व खेतिहर मजदूर बेकार हो गए, उद्योग और व्यापार धीरे धीरे नष्ट होने लगे, और अंग्रेजी राज्य देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में विलय करने की जो प्रथा चली है लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के तहत, उसके लिए अनेक सैनिक बेकार हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लाखों लोगों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा, और सैनिक और असैनिक दोनों में ही एक तरीके से रुष्टता या आक्रोश की भावना हो रही। बेरोजगारों ने घूम घूम कर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार किया और धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध एक रणनीति बनना तैयार होगी, और फिर उसने समय आने पर उपयुक्त समय पर विद्रोह का रूप ले लिया। आगामी अध्याय में हम सैनिक कारण और तात्कालीन कारणों के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में बयान करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति में अपना थोड़ा लंबा एपिसोड चलेगा, और अपन इसको जो है आगे 2-3 अध्यापन में इसको पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।